हेलो दोस्तों, आपका इस आईएएस सर्वोदय में स्वागत है। मैं आज आपको जो हिस्ट्री 6 का जो चैप्टर मैंने डिस्कस कर रहा था आपको, उसका आज आपको 8 चैप्टर है ये, इसको मैं डिस्कस करूँगा। ये बहुत दिनों से हमारी ये सेशन मैं नहीं ले रहा था, क्योंकि मैं कुछ अपने निजी कामों से मैं एंगेज था, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। ठीक है, चलते हैं आगे। आज का जो सेशन हमारा है क्लास 6 का एनसीईआरटी का ये 8वां चैप्टर होगी, और लेक्चर ये 10 होगा एनसीईआरटी का टोटल। आगे हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे, जो कि आगे आपका बीपीएससी फेज 2 ये वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। जो भी अभी तक हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि आगे आने वाली जो वीडियो है आपको आसानी से प्राप्त हो सके। और आगामी जो भी आप एग्जाम देने वाले हैं, जैसे कि हमारे बिहार में भी आगामी जो 3 तरह की बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ हैं। पहला थी आपको सिक्स जो है बीपीएससी पे फेज 2 है, फिर आपको 2 बीएसएससी इंटर लेवल भी है आपका, फिर 3 में आपका देखा जाए तो बिहार दरोगा है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो तीनों वैकेंसी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ये तीनों वैकेंसी का जो एग्ज़ाम अगर बात करेंगे तो एग्ज़ाम ये तीनों का आपको लगभग दिसंबर से लेकर क्या है दिसंबर 2 से 5 तक आपको टीचर का भी एग्ज़ाम का डेट आ चुकी है। ठीक है, और 15 लगभग 10 से 15 जनवरी तक आपको ये तीनों एग्ज़ाम का लगभग प्रीलिम्स हो जाएंगे। तो हालांकि टीचर बार में देखिए एग्ज़ाम है 2 से 5 उसका टाइम रखा गया है। टीचर का एग्ज़ाम जो होगा 6 to 8, 9, 10 और 11, 12। तो कोशिश होगा कि आपको 11, 12 का भी एनसीईआरटी हम लोग कैसे डिस्कस कर दें, 9, 10 का भी होगा, और 6 to 8 तो चल ही रहा चाहिए। तो कोशिश होगा कि ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर दें। ठीक है, इसके लिए बस यही करना होगा कि आप लोग को हमारे चैनल पर बने रहना होगा। बेसिक से चीज़ें, और इसी इसी पैटर्न पे आपका फिर आगे जाएगा नेक्स्ट 70वीं बीपीएससी का भी जो तैयारी करेंगे उनके लिए भी, या 2024 का जो यूपीएससी दे रहे हैं उनके लिए भी बेहतर, क्योंकि अब आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको एक पहले जैसा वन लाइनर नहीं है। ये अब फैक्ट वाइज क्वेश्चन है, पहले ऐसा नहीं है कि अब वन लाइनर चल जाएगा, चीज़ें ऐसा नहीं है। तुक्का पे नहीं काम चल, जब तक आप उसको पूरा नहीं पढ़ पाएंगे तब तक वो आपकी वो चीज़ें ये नहीं हो पाएगा चीज़ें। ठीक है, इसके लिए ये पूरा पढ़ना ज़रूरी है चीज़ें। चलें, आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करें, जो हमारा 8th चैप्टर है 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का। तो लोहे का औजार और खेती के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। चैप्टर का नाम है लोहा का औजार। अगर बात करें, कुदाल है आपका, फावड़ा है, कुल्हाड़ी है, हंसिया है और हजारा है, ये सब। तो उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग अगर बात किया जाए 3000 साल पहले शुरुआत हुआ था। महापाषाण कब्र में लोहे के औजार और हथियार की बड़ी संख्या में मिले हैं। ठीक है, जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ, जुताई के लिए हलों का फाल का इस्तेमाल किया जाता है। कृषि के कई ऐसा उपकरण हैं जिन्हें इस तरह का व्यवसाय करने वाले व्यक्ति द्वारा ही बनाया जाता है। इनमें मुख्य तौर पर दराती, कुदाल, फावड़ा, कुल्हाड़ी, खुरपी इत्यादि शामिल है। इसके अलावा अगर बात करें, मकान इत्यादि बनाने में मदद करने वाले राजमिस्त्री एवं मजदूर भी जिन हैंड टूल का इस्तेमाल कर विभिन्न कार्यों को निष्पादित करने के लिए करते हैं, उनका निर्माण भी लोहार का काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता है। इनमें हथौड़ा, छेनी, कन्नी, रंधा और आरा भी शामिल है। वर्तमान में ग्रामीण इलाके जो कृषि बहुल हैं उनमें इस तरह के बिजनेस की अच्छी खासी मांग है। ये चीज़ें कहा जा रहा चाहिए। खेती के औजार, हल के बारे में बात किया जा रहा है। हल क्या है, तो यहाँ पर साधारण हल से काम किया जाता है, और यह और भी सही प्रकार की फसलों की जुताई का भी काम इससे लिया जा सकता है या लिया जाता है। बख या पटेला, लकड़ी के एक मोटे कुंदे में लोहे की एक बज भर लंबी पट्टी लगाकर इसमें एक बम्ब जोड़कर बखर बनाया जाता है, और इसका काम किया जाता है, तो खेत की जो घास होता है उसको उखाड़ने में किया जाता है। अब एक होता है पाहटा। पाटा क्या करता है, ये 3 या 4 गज मोटी लंबी मोटी लकड़ी की घरनी और कड़ी होती है। इसके दोनों सिरों और रस्सियों बांध कर इसमें बैल जोतते हैं, इसे खेत को बराबर करने और मिट्टी के महीन करते हैं ये। ठीक है, खुरपा। अब अगर खुरपा क्या करेगा, इसका प्रयोग मामूली घास पात को काटने और भूमि को गाड़ने में किया जाता है। हंसिया, इसका प्रयोग घास या फसल काटने में किया जाता है। अब नारी या नाख क्या होता है, तो बांस की एक पोली नली से बनाई जाने वाली इस औजार में खेतों से में बिल बोया जाता है। इसका प्रयोग हल से बांध करके किया जाता है। इसके द्वारा एक या 2 दाना बीज डालना आसान होता है। फावड़ा की अगर बात करें, इसको कुल्हाड़ फावड़ा है ये। ठीक है, तो इसका प्रयोग खेतों की क्यारियों को दुरुस्त करने के लिए किया जाता है। अब है कृषि उत्पादन।
तो कृषि उत्पादन जो है अगर देखा जाए तो मानव जीवन को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए उत्पादों का उत्पादन करने के लिए खेती वाले पौधों या जानवरों का उपयोग है। लोग हर दिन कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करते हैं और ये हमारे द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों से लेकर हमारे द्वारा लिखे जाने वाले कागज तक शामिल है। अब कृषि उत्पादन, उत्पादों में बदली गई कृषि फसलें 4 समूहों में आती हैं: खाद्य पदार्थ, ईंधन, फाइबर और कच्चा माल। मोटे तौर पर ग्रह की 11% भूमि फसल उत्पादन के लिए समर्पित है। यह 26% के करीब पशु चारागाहों के लिए उपयोग किया जा रहा है। भोजन के बारे में बात करेंगे तो भोजन जो हमारा है, खाद्य उत्पादों के लिए कुछ उदाहरण जैसे अनाज और अनाज, ठीक है, कुछ फसलों का कुछ चारा में बदल जाता है, जो फसल है उसको हम लोग चारा में बदल दिया जाता है और जानवरों को खिलाया जाता है, जो तब दूध जैसे डेयरी उत्पादों का निर्माण करते हैं या मनुष्यों या अन्य जानवरों को भोजन में बदल जाते हैं। शहद और खेती की मछली भी खाद्य उत्पादों के लिए बहुत उदाहरण है। ठीक है, ईंधन की बात किया जाएगा तो क्या है, तो कृषि उत्पादों का उपयोग ईंधन के उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है। मकई, गन्ना या ज्वार से उत्पादित इथेनॉल व्यापक रूप में कृषि ईंधन उत्पाद है। रेशा, फाइबर फसलों में कपास, हर साल में अमेरिका में उत्पादित कृषि 10 फसलों में से एक, ऊन और रेशम शामिल है। कृषि उत्पादों की सन का उपयोग लेने के लिए रस्सी और सन बनाने के लिए करते हैं। कपड़ा बनाने के लिए बांस के रेशों का उपयोग करना भी संभव है। ठीक है, कच्चा माल, कच्चे माल से ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें अन्य श्रेणियों में उपयोग के लिए परिष्कृत या संसाधन नहीं किया जाता है। उगाई जाने वाली कई फसलों का उपयोग जानवरों को खिलाने के लिए किया जाता है, जो अन्य कृषि उत्पाद बन जाते हैं। ठीक है, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ कदम। ठीक है, समृद्ध, गांवों के बिना राजाओं तथा उनके लिए राज्यों के मेरा का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह से कृषि विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुए हैं। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं और तालाब और परिक्रम बनाए गए हैं। ठीक है, आगे बात करें, कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे। उसी तरह से के लिए सिंचाई के लिए नहरें, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। मृदा स्वास्थ्य को मिट्टी के भौतिक, जैविक और रासायनिक कार्यों की अनुकूलतम स्थिति में निर्धारित किया जा सकता है। कुछ स्मार्ट दृष्टिकोण उन्नत तकनीकों के साथ मिट्टी की जैविक प्रजनन क्षमता को बनाए रखते हुए इसकी कार्बनिक पदार्थ में सुधार करना आसान है। मृदा स्वास्थ्य वृद्धि तकनीकों का उद्देश्य पौधों की उत्पादकता में सुधार करना और पोषक तत्वों के कृषि संबंधी जो उपयोग है उसको प्रभावशीलता को बढ़ावा देना होता है। आप अगर बात किया जाए तो कृषि जो मिट्टी है उसके स्वास्थ्य के सुधार के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोण में विचार कर सकते हैं। क्या है, तो मिट्टी की संघनन से बचेंटीजेज को कम करने के लिए फसलों को बढ़ाए और फसल रोटेशन पर ध्यान केंद्रित करें और कार्बनिक संशोधन का प्रयोग करें। गाँव में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गाँव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। आप देखिए, गाँव में भी 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बिल्ला कहा जाता था। जो बड़े बड़े भूस्वामी होते थे उसको बिल्ला कहलाते थे। साधारण हलवाओं को उनवार और भूमिहीन मजदूर तथा दास कैडेसियार और दिमाई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में ग्राम भोजक, ग्राम का प्रधान जो है व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। यह ग्राम का प्रधान होता था और अक्सर यह एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक रहते थे। यह एक आनुवंशिक पद या यह गाँव का बड़ा भूस्वामी होता था। अपनी जमीन पर दास मजदूर से काम लेता था। यह गांव में कर वसूलता और राजा को देता था। यह कभी कभी न्यायाधीश और पुलिस का भी काम करता था। स्वतंत्र कृषक, अब स्वतंत्र कृषक कौन होता था? तो ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे, दास या कर्मकार। इनके पास स्वयं की जमीन नहीं होती थी और यह दूसरों की जमीन पर कार्य करते थे। कुछ लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर, शिल्पकार और कुछ दास कर्मकार भी होते थे। संगम साहित्य, समसाहित्य बात करें, तमिल की प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना 2200 साल पहले की गई थी। संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इसका संकलन किया जाता है। आहत सिक्के बोला जाता है। तो आहत सिक्के क्या होता है? तो सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चला है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आज बनाए जाने का आहत सिक्का कहा जाता है। आहत सिक्के धातु के टुकड़े पर विशेष ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। आहत सिक्कों जो था उसके चिन्हों पर अवशेष भी मिलते हैं, जैसे मछली का अवशेष, पेड़, मोर, यज्ञवेदी, हाथी, शंख, बैल आदि ज्यामितीय वृत्त, चतुर्भुज, खरगोश, ये सब का भी चित्र मिलता है। इन सिक्कों का कोई नियमित आकार भी नहीं होता था, कोई मतलब कैसा भी होता, चौकोर, गोल, ठीक है, वृत्ताकार। ये राजाओं द्वारा जारी नहीं किए गए माने जाते हैं, बल्कि व्यापारिक समूहों द्वारा
माने जाते हैं। ठीक है, अधिकांश आहत सिक्के पूर्वी यूपी तथा बिहार में मिले हैं। ठीक है, आहत सिक्कों का प्रचलन मुख्य रूप से व्यापार में शुद्धता प्राप्त हुई और नवीन संपन्न वर्गों का उदय हुआ इससे। आगे बात करेंगे नगर। तो नगर, इस काल में शहरी आवासों का निर्माण अक्सर मिट्टी और लकड़ी से किया जाता था तथा छत खपरेल की होती थी। इस प्रकार के घर आज भी गंगा के मैदानी इलाकों में देखे जा सकते हैं। धीरे धीरे घरों के निर्माण में पक्की ईंटों एवं पत्थरों का निर्माण उपयोग शुरू हुआ है। समकालीन ग्रंथों के आधार पर अगर बात करें, नगरीय जीवन का चित्रण सरलता से किया जा सकता है। तत्कालीन साहित्य में राजवर्गों का वर्णन मिलता है जो नगर के मध्य में होकर जनपदों की ओर जाते थे। राजपथ के दोनों ओर अनेक विशाल भवन निर्मित किए जाते थे जो वातायन एवं तोरणों से अलंकृत होते थे। विशिष्ट एवं समृद्ध नागरिकों के विशाल भवन लोगों के आकर्षण के केंद्र होते थे। अशोक के पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद का वर्णन चीनी यात्री फाहियान ने 700 वर्षों बाद किया था, उसने लिखा था कि नगर में अभी तक अशोक का राजप्रसाद और सभा भवन हैं। ये सब असुरों के बनवाए हुए हैं, पत्थर चुनकर दीवारें और द्वार बनवाए गए हैं। राजपथ आजकल की तरह कोलतार या सीमेंट आदि से निर्मित नहीं होते थे। इसलिए क्या था कि तत्कालीन राजभवनों पर जब व्यापारियों का काफिला गुजरता था तो उनके पीछे धूल के गुब्बार निकलते थे। ईसा पूर्व 7वीं जो शताब्दी, अब जो आपका है 7वीं शताब्दी की बात होगा क्या, तो ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में क्या हुआ था, तो उसमें जो, तो अगर बात करें तो एक अयोध्या, कौशाम्बी और श्रावस्ती अस्तित्व में थे। मतलब उसमें जो थे 7वीं शताब्दी की अगर बात करेंगे तो अयोध्या, कौशाम्बी और श्रावस्ती जो है अस्तित्व में थे उस समय। इन बस्तियों में जो रहने वाले लोग थे वो विभिन्न प्रकार के मिट्टी का बर्तन को उपयोग में लाते थे। तो जो अयोध्या, कौशाम्बी, श्रावस्ती के लोग थे उसमें वो लोग मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे। 6वीं शताब्दी तक आते आते अगर बात करें तो इस संपूर्ण क्षेत्र के निवासी उत्तरी काली पोलिस वाले मृदभांडों का उपयोग करने लगे। विशेष प्रकार के चमकदार परत वाले मृदभांड इस बात का प्रमाण है कि इसमें गंगा घाटी के नगरों में व्यापक सांस्कृतिक एकरूपता था। संभवतः कुछ ही नगरों के कामगार इस प्रकार के मृदभांडों का निर्माण करते थे और दूसरे स्थलों पर इस तरह के मिट्टी के बर्तन व्यापारियों के निर्यात किए जाते थे। प्राचीन काल में शहर के लिए सर्वाधिक प्रयोग नगर शब्द का हुआ है। अगर प्राचीन काल में अगर शहर के लिए सर्वाधिक प्रयोग नगर शब्द का हुआ है, तैत्तिरीय आरण्यक में इसका सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। इस प्रकार महानगर शब्द का प्रयोग भी नगरों के लिए हुआ है। इन्हें पूर्व के राजनीतिक कार्यकलाप तथा निगम के व्यापार व्यवसाय का समन्वित रूप कहा जा सकता है। तत्कालीन नगर प्रशासन तंत्र जो है वो व्यापार, व्यवसाय और धार्मिक क्रियाकलापों के केंद्र थे जिनमें प्रशासक वर्ग, व्यापारिक एवं कारीगर के निवास थे। बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, कौन कौन है? कौशाम्बी, चंपा, राजगिरी, काशी, साकेत और श्रावस्ती, ये 6 महानगर थे जो मध्य घाटी के गंगा घाटी के में स्थित थे। राजगिरी, चंपा, काशी, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी। अब इसमें हम शिल्प की बात करेंगे। अभी शिल्प क्या है? शिल्प का शाब्दिक अर्थ यह है कि इसका निर्माण और गठन के महत्व, मतलब किसी साहित्यिक कृति के संदर्भ में शिल्प की दृष्टि से मूल्यांकन का बड़ा एक महत्व इंपॉर्टेंट। अब शिल्पकाल का मतलब क्या? शिल्पकला का वह काम होता है जिसमें कारीगर अपने हाथों से मिट्टी, पत्थर और धातु का मूर्ति का बनाता है। मिट्टी, पत्थर और धातु से मूर्तियां बनाने वाले कारीगर शिल्पकार को शिल्पकार कहते हैं। आगे है शिल्प तथा शिल्पकार। ठीक है, तो भारतीय शिल्पकला का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। भारतीय कला और कलाकार सदियों से दुनिया को अपनी अद्भुत कृतियों से आश्चर्यचकित करते रहे हैं। दुनिया भर से लोग भारतीय कला की तरफ खींचे चले आते हैं। प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक के कालक्रम में भी अगर देखा जाए तो शिल्पकार को बहुआयामी भूमिका निर्वाह करने वाले व्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है। शिल्पकार जो है आपको शिल्प वस्तुओं के निर्माता और विक्रेता के अलावा समाज में डिजाइनर, सृजक और अन्वेषक और समस्याएं हल करने वाले व्यक्ति के रूप में कई भूमिकाएं निभाता है। भारत में मूर्ति कला, शिल्प कला, हस्तकला और करघा आभूषण एवं बहुत सी कलाएं प्रचलित है। शिल्प समुदाय की गतिविधियां उनकी सक्रियता का प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। इस समय तक विकसित शहरी संस्कृति का उद्भव हो चुका था जो अफगानिस्तान से गुजरात तक फैली थी। इस स्थल से मिले सूती वस्त्र और विभिन्न आकृतियों और आकारों और डिजाइनों की मिट्टी के पात्र, कम मूल्यवान पत्थरों से मनके चिकनी मिट्टी से बनी मूर्तियां, मोहरें शिल्प का आकृति की ओर इशारा करते हैं। और समय के साथ साथ अगर देखा जाए तो भारतीय जीवन शैली में इनकी जगह बहुत कम रह गई है क्योंकि लोग जो है पश्चिम की नकल करने के चक्कर में अपनी कला और कलाकारों को भुला बैठे हैं। पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिला है। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के ऊपरी भाग में मिले हैं। उनके शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे। ठीक है, अपने संघ बनाने लगे थे, इन्हें श्रेणी कहते थे। काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और मेल का वितरण करना था। ठीक है, अब अगरिका मेडु पुदुचेरी।
अरिकामेडू मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो है पांडिचेरी के 3 किलोमीटर दक्षिण में जिंजी नदी के परिचित अरिकामेडू, और दक्षिण भारत का ये पुरा स्थल है, प्रसिद्ध फेमस है बहुत। यहाँ से फ्रांसीसी विद्वान जे ब्रूडविल 1937 में रोमन उत्पत्ति के मन के बर्तन प्राप्त हुआ है। 1941 में फ्रांसीसी विद्वानों ने यहाँ खुदाई करके कुछ पुरावस्तु प्राप्त किया है। बाद में फिर पुरातत्व के विभाग से 1945 में एम एस व्हीलर द्वारा यहाँ खुदाई करवाई गई थी। तत्पश्चात बाद में आपको उस समय 47-48 में मुंजे बजे काम एवं कासल और 1990 के प्रारंभ में बिमला वेगले द्वारा यहाँ उत्खनन खारिज करवाया गया था, और इस स्थान से प्राप्त अवशेषों में भारत तथा रोमन के बीच कुछ व्यापारिक संबंधों की भी जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करेंगे अरिकामेडू में, तो अरिकामेडू में आपको अगर देखा जाए तो दो क्षेत्र क्या है, दो क्षेत्र में उत्खनन कार्य हुआ, तो उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में। उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में क्या है, तो उत्तरी क्षेत्र में आपको मिट्टी है और दक्षिणी क्षेत्रों में आपको ईंट का बना हुआ भवन मिला है। दक्षिण क्षेत्र में बर्तनों का विशाल भंडार भी प्राप्त हुआ, जो स्वर्ण बहुमूल्य पत्थरों तथा शीशे के बने हुए पौधे मन के मिलते हैं। 3 प्रकार के मिट्टी के बर्तन यहाँ मिलते हैं। लाल रंग के चमकीले मृदभान जिन्हें एराटाइल कहा जाता है, ठीक है। यह नामकरण उसके निर्माण स्थल एरिट्रियम आधुनिक इटली में रेजो नामक स्थान के आधार पर किया गया है। इसके प्रमुख पात्र प्याले और तस्तरियाँ हैं, इनके ऊपर कोई अलंकरण नहीं मिलता। इन बर्तनों का निर्माण 20 से 25 ईस्वी के बीच भूमध्य सागरीय प्रदेशों में किया जाता था। व्यापारियों द्वारा ये मृदभान दक्षिण भारत में लाए गए थे। 2 हत्था मतलब 1000 वर्तमान जिसे मम्फोरे कहा गया है। इसका उपयोग रोम आदि पश्चिमी देशों में मदिरा अथवा तेल रखने में किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें मदिरा भरकर दक्षिण भारत में रोम से आती थी। अरिकामेडू के अतिरिक्त भारत के कुछ अन्य स्थानों जैसे कांचीपुरम, नेवासा, उज्जैन, जुन्नार, देवका, नागदा, पाकिस्तान में तक्षशिला से रोम एम्फोरे प्राप्त होते हैं। चक्रांकित मृदभान जो काले, गुलाबी तथा भूरे रंग के हैं, इनके ऊपर चक्राकार डिजाइन मिलती है। व्हीलर का अनुमान है कि इस प्रकार के बर्तन बहुत तेजी से घूमने वाले चाक के ऊपर अच्छी मिट्टी से बहुत ही सावधानीपूर्वक बनाए जाते थे। इस प्रकार कुछ चक्राकृत भांड है निसंदेश भूमध्य सागरीय प्रदेशों से आयातित किए गए। इस प्रकार के कुछ मृदभान कुछ अन्य स्थानों जैसे अमरावती, चंद्रावली, कोल्हापुर, पांसकी, शिशुपालगढ़ आदि से भी मिलते हैं। इनके अतिरिक्त अरिकामेडू अगर बात करें तो अरिकामेडू से रोमन मूल की अन्य वस्तुएं जैसे रोमन बर्तन, मिट्टी के द्वीप, कांच, कोई कटोरे, मनके, अर्धरत्न आदि भी मिलती है। एक मनके के ऊपर रोमन सम्राट अगस्टम का चित्र बना हुआ है, और इटली से जो बने हुए लाल रंग के बर्तनों के टुकड़े भी अरिकामेडू से प्राप्त होते हैं, जिसका समय ईसा की प्रथम शताब्दी निर्धारित किया गया है। अरिकामेडू के उत्खनन में जो सामग्रियाँ मिलती हैं उनमें विदित होता है। ईसा का जो प्रारंभिक शताब्दी में भारत और रोम के बीच जो घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था, वो जो है रोम का जो माल अरिकामेडू के गोदामों में जमा हो जाता था, वहीं से देश के अन्य भागों में ही पहुँचाया जाता था, और रोम को निर्यातित करे जाने वाले सुंदर वस्त्र भी यहीं तैयार किया जाता था। और यूनानी रोम लेखकों को विवरण से प्राप्त होता है कि रोम के लोग जो हैं भारत की विलासिता सामग्री के शौकीन भी थे, और इसके लिए भारी मात्रा में सोना भी व्यय करते थे। रोमन लेखक प्लिनी अपने देशवासियों की अपव्ययता के लिए निंदा करता है। भारत के लोग रोमन मुद्रा के विशेष रुचि रखते थे। इस प्रकार भारत और रोम के बीच अगर देखा जाए व्यापार का, तो व्यापारिक संबंध का अध्ययन करने की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अरिकामेडू के उत्खनन से प्राप्त सामग्रियों का विशेष इंपॉर्टेंस है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार नीलकंठ शास्त्री ने तो अरिकामेडू को एक रोम बस्ती को कहना पसंद कर दिया है। तो ये चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया आज का जो चैप्टर था, तो इसको आप लोग कर लेंगे। और यहाँ पे एक क्वेश्चन, इसको आंसर भी देख लेंगे कि प्रश्न भोजनाकाओं के काम बताओ, ये शक्तिशाली क्यों थे। तो गाँव रहने और शहरों दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनाओ, ये सब चीज़ें हैं, ये आप तैयार कर लेंगे चाहिए क्वेश्चन आंसर। तो बहुत जल्द ही आपको हम नए सेशन में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग को इस पूरे वीडियो को, सेशन को शुरुआत से लास्ट तक जरूर देखना है। इसमें तो बस मैं तो इतना कर ही रहा हूँ, बस आप लोगों के एक ही गुजारिश रहेगा कि कृपया आप लोग इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि हो सकता है कि आप ऐसा डिले नहीं हो, और कोशिश होगी 100% कि आपको डेली न्यूज़पेपर की जो एनालिसिस था उसको भी करें हम लोग, और एनसीईआरटी का भी, बाकी चीज़ें जो है करंट डेली करंट है अलग से मैं रात में इसका डिस्कस करूँ। डेली जो करंट है रात का, उसका भी व्यवस्था हम लोगों ने स्टार्ट करने की संभावना है। आगे मैं कोशिश कर रहा हूँ चाहिए इस पर काम करने की। इससे क्या होगा कि आपको एक, चाहे आप प्रीलिम्स दे रहे हैं या मेंस दे रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको ये चीज़ें बेहतर हो सके। तो आप लोगों से यही गुजारिश रहेगा कि आप लोग बस एक ही हेल्प करें कि आप लोग इसको जितना हो सके शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, यही हमारी मेन उद्देश्य है आप लोगों से। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।